हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इस पार्ट में हम लोग मुगल वंश की स्थापना किसने की, उसके बाद बाबर, हुमायूं, शेर शाह और अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इतिहास के इस में ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल GSR स्टडी को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। पहला प्रश्न कह रहा है, मुगल वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से हैं। तो बाबर ने कौन से प्रमुख युद्ध लड़े हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ये सही है। खानवा का युद्ध, ये भी सही है। और घाघरा का युद्ध, ये भी सही है। दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त सभी युद्ध जो हैं वो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में से हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं इन युद्धों के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों, वो कब लड़ा गया था। 1526 में 1526 में लड़ा गया था। और ये युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का ने लड़ा था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों, इसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध दोस्तों हुआ था 1527 में। कब हुआ था। 1527 में। ठीक है। और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। इसमें भी उसने विजय प्राप्त की थी बाबर ने। और खानवा के युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, प्रश्न ये बन सकता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, किस युद्ध के बाद। तो आपका आंसर होगा खानवा का युद्ध। ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। दोस्तों, कब हुआ था। 1529 में। ठीक है। और ये युद्ध हुआ था अफगानों के साथ। बाबर ने अफगानों के साथ जो युद्ध किया वो उसको घाघरा का युद्ध कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बाबर का एक और प्रमुख युद्ध है दोस्तों, जो 1528 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध। ठीक है। वो किसके साथ हुआ था। मेदिनी राय के साथ। ठीक है। इसको भी बाबर ने जीता था। तो चंदेरी का युद्ध इसके अलावा है 1528 में हुआ था वो। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर को कहाँ दफनाया गया है। दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बाबर को दफनाया गया है काबुल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था दोस्तों पहले। ठीक है, यही आपको पता होना चाहिए। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और इसको पहले आगरा के ही आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इसको दफना दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर है काबुल। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों, बाबरनामा है क्या। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा कि बाबर की आत्मकथा क्या है, उसका नाम क्या है बाबर की आत्मकथा का। तो आपका आंसर होगा बाबरनामा। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका सही आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही आंसर है। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है। उन सब में से बाबर का उत्तराधिकारी बना था हुमायूं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हुमायूं जो था वो बाबर का उत्तराधिकारी चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से हैं। तो दोस्तों, हुमायूं ने जो प्रमुख युद्ध लड़े हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है देवरा का युद्ध भी हुमायूं ने लड़ा था। ये लड़ा गया था 1531 में। दोस्तों, 1531 में। चौसा का युद्ध जो था वो भी हुमायूं ने लड़ा था दोस्तों,
वो लड़ा गया 1539 में दोस्तों, 1539 में। और सरहिंद का युद्ध जो है वो भी हुमायूं ने लड़ा था, और वो लड़ा था 1555 में दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा एक युद्ध और हुआ था जिसको कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, वो भी हुमायूं ने लड़ा था दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कुछ फैक्ट्स और भी हैं। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, ये हुमायूं ने शेर खां के साथ किया था। ठीक है, शेर खां। और इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में शेर खां विजयी रहा था। और इसकी जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। शेर शाह बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेर खां ने शेर शाह की उपाधि कब धारण की, किस युद्ध के बाद? तो आपका आंसर होगा चौसा के युद्ध के बाद, जो हुआ था 1539 में। अच्छा, जो इसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, वो भी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में भी शेर खां जीता। और इसके बाद हुमायूं जो है वो सिंध चला गया, और अगले 15 साल तक ऐसे ही भटकता रहा इधर उधर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे एक बार क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ कह रहा है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो इसका सही आंसर है हुमायूं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है दोस्तों। हुमायूं ने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था दीन पनाह। ठीक है, दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। उसी में स्थित एक पुस्तकालय में हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु उसकी हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट में बहुत से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि शेर खां ही जो था उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी चौसा के युद्ध के बाद, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो शेर शाह का पहले नाम क्या था? शेर खां। और इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खां। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और शेर खां की उपाधि दी थी इसको अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। ठीक है, इसने जो है बचपन में शेर को मारा था, इसीलिए इसको शेर खां की उपाधि दी थी। और उसके बाद इसने शेर शाह की उपाधि स्वयं धारण की थी। तो इसका मकबरा पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो इसका मकबरा है सासाराम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, सासाराम। अगला प्रश्न देखते हैं। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था शेर शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शेर शाह ने दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा शेर शाह ने बहुत से इंपॉर्टेंट काम किए हैं दोस्तों, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है, इसने चांदी का रुपया चलवाया था दोस्तों। ठीक है, पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। इसके अलावा पाटलिपुत्र जो था जिसकी स्थापना उदयन ने की थी, उसको पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। ठीक है, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया शेर शाह ने। इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी दोस्तों इसने। ठीक है, और डाक प्रथा का प्रचलन भी इसी ने किया था दोस्तों। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा कि शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में इसने एक आग्नेयास्त्र था दोस्तों, उक्का करके, उक्का नाम के आग्नेयास्त्र को चलाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हम लोगों ने बात की थी पानीपत के प्रथम युद्ध की। ठीक है, जो हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अब यहाँ पे कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये जो पानीपत में युद्ध हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में दोस्तों।
इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 1556। और डेट भी याद कर लीजिए दोस्तों, 5 नवंबर को हुआ था ये युद्ध। ठीक है, अब ये युद्ध हुआ किसके किसके बीच? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था दोस्तों। अकबर जो है वो 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा, और उसका जो संरक्षक था बैरम खां, ठीक है, उसने 1556 से लेके 1560 तक उसका संरक्षण किया अकबर का, क्योंकि अकबर अल्प आयु में बैठा था। 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा दिया गया था हुमायूं की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो हेमू ने जो है जब देखा कि कोई एक बच्चा बैठा हुआ है गद्दी पे, तो उसने आक्रमण कर दिया। तो अकबर की तरफ से बैरम खान ने युद्ध लड़ा था दोस्तों। अकबर गद्दी पर बैठा दिया गया था 14 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 13-14 साल की अवस्था में। और इसने गद्दी जब बैठा तो किस नाम से बैठा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से बैठा था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह व आसफ खान ने। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 दोस्तों, 1576। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों किसके मध्य हुआ? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ? 18 जून 1576 में। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह और आसफ खान ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। मान सिंह और आसफ खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों, जिसमें कि जो मान सिंह थे, राजा मान सिंह जो थे, वो मुगल सेना के सेनापति थे दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दास प्रथा का अंत किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अकबर ने। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। और ये किया कब दोस्तों? 1562 में। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया दोस्तों। इसके अलावा अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को भी समाप्त किया था दोस्तों। तीर्थ यात्रा कर में क्या था? जो हिंदू लोग अपने तीर्थ स्थलों के लिए यात्रा पे जाते थे तो उनको एक कर देना पड़ता था, जिसको तीर्थ यात्रा कर बोलते थे। उसको भी अकबर ने समाप्त किया 1563 में। और इसके अलावा जजिया कर जो ब्राह्मणों से लिया जाता था, उसको भी उन्होंने समाप्त किया था 1564 में दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ों का अंत अकबर ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कई बार पूछी गई है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। कब दोस्तों? 1571 में अकबर ने की थी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये किसने शुरू किया था? अकबर ने। 1582 में अकबर ने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम दिया उन्होंने दीन ए इलाही। ठीक है, और इसके अलावा 1583 में इलाही संवत चलाया था दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बीरबल। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही आंसर है। बीरबल एक ऐसा हिंदू शासक था जो पहला हिंदू शासक था और आखिरी भी जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों। ठीक है, अब बीरबल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बीरबल कहाँ का राजा था? कालपी का। ठीक है, बीरबल कालपी का शासक था और इसके बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो बीरबल के बचपन का नाम है महेश दास। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कि तानसेन किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो
यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने घुमा के पूछा है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था। तो इसका सही आंसर है तानसेन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अच्छा, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो भी आपको पता होने चाहिए कि तानसेन का असली नाम क्या था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। और इनका जन्म के बारे में पूछा गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, ठीक है, यूपीटीपीएससी के एग्जाम में, कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। तो तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में दोस्तों, ठीक है। और इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी और मियाँ मल्हार, ठीक है। मियाँ मल्हार के बारे में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो मियाँ मल्हार किसकी कृति है? तानसेन की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा मतलब तानसेन के अलावा अकबर के दरबार में, ठीक है, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा आदि गायक थे दोस्तों, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थे तानसेन। तो ये कौन कौन गायक और थे अकबर के दरबार में? बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। बैजू बावरा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किसके समकालीन थे, तो इसका आंसर होगा अकबर के समकालीन। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? नवरत्न कह लें या नवरत्न कह लें, ठीक है, ये एक ही चीज है, नवरत्न या नवरत्न। तो नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। अकबर ने 9 लोगों को नवरत्न की उपाधि दी थी दोस्तों। वो कौन कौन से थे? तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन तथा मुल्ला दो प्याजा। ये 9 लोग थे जिनको अकबर ने 9 रत्न की उपाधि से नवाजा था दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। तो आपको सबके नाम पता होने चाहिए दोस्तों। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल था। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अकबरनामा एक ग्रंथ है, उसकी रचना की थी अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अकबर के काल में ही स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे, ठीक है। कहा जाता है कि ने जब इनको अपने दरबार में बुलाया था तो इन्होंने आने से मना कर दिया था, स्वामी हरिदास ने, ठीक है। तो अकबर खुद इनके झोपड़ी में चल के गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है दोस्तों? तो दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी स्थापना की थी? अनुवाद विभाग की, ठीक है। इसमें क्या था कि जो हिंदी साहित्य के पुस्तकें थी, ग्रंथ थे, उनका अनुवाद फारसी या अन्य भाषाओं में किया जाता दोस्तों, ठीक है। तो इसके तहत नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो कई लोगों ने किया है और कई बार किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, और जो महाभारत थी उसका फारसी में जो अनुवाद किया गया उसको नाम दिया गया रज्मनामा, ठीक है, यानी युद्धों की कथा। तो रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है दोस्तों? महाभारत का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों नल दमयंती क्या है? सूरदास द्वारा रचित एक ग्रंथ है नल दमयंती। उसका फारसी में अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? फैजी के द्वारा, ठीक है। फैजी जो था वो अबुल फजल का ही भाई था,
और अकबर का राजकवि भी था दोस्तों, ठीक है, फैजी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। फैजी ने सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया और उसको क्या नाम दिया? सहेली, ठीक है। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया फैजी ने, उसको नाम दिया सहेली। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था दोस्तों अकबर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अकबर। दोस्तों अकबर ने जब गुजरात पर विजय हासिल की तो उसी उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था दोस्तों। और गुजरात पहुंचकर ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था दोस्तों। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अकबर ने समुद्र पहली बार कहाँ देखा? गुजरात में, गुजरात को जीतने के बाद, ठीक है। अच्छा, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने बहुत महत्वपूर्ण प्रतियां बनवाई थी, ठीक है। बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करवाया था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां निम्न है। उनमें से कौन कौन सी हैं दोस्तों? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है वो भी अकबर ने बनवाया था दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसको। आगरा का लाल किला, जो आगरा में लाल किला स्थित है, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी में ही शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल और बुलंद दरवाजा आदि का निर्माण करवाया था अकबर ने। इसके अलावा जोधाबाई का महल और इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों पंचतंत्र बहुत ही प्रख्यात ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा दोस्तों, ठीक है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों अबुल फजल और मौलाना हुसैन फैज, इन दोनों ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया है दोस्तों, ठीक है। एक ग्रंथ का कई लोगों ने अनुवाद किया है फारसी भाषा में, तो जैसे महाभारत का कई लोगों ने किया है, ठीक है। तो पंचतंत्र का भी फारसी भाषा में अनुवाद इन दोनों लोगों ने अलग अलग किया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। दोस्तों अबुल फजल ने जो पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया उसका नाम क्या दिया उन्होंने? अबुल फजल ने अनवर ए सादात, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया अनवर ए सादात नाम से, ठीक है। और मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया यार ए दानिश के नाम से, ठीक है। यार ए दानिश के नाम से इसका अनुवाद किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन भारत में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? दोस्तों जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसमें इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अकबर का काल। जो अकबर का काल था दोस्तों वो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ ये पाठ हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके आगे के जो वंशज हैं इनके, ठीक है, बाबर के, शाहजहां, जहांगीर, इनके बारे में अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीएस सार स्टडी को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अगले पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।